जय हिंद बच्चों। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं अभय शंकर तिवारी आपको प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण टॉपिक सातवाहन वंश और गुप्त वंश पढ़ाएंगे, जो आपके बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जो है हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था कि कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मन, जिसकी हत्या करके जो है सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना करता है। तो कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश आता है और सातवाहन वंश के संस्थापक जो है सिमुक हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग ये लेके पढ़ेंगे पहले सातवाहन वंश। सातवाहन वंश बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, और सातवाहन वंश जो है मुख्यतः जो माना जाता है बच्चों आपके 30 ईसा पूर्व से लगभग 250 ईस्वी, ध्यान रखिएगा, जो है 250 ईस्वी तक सातवाहन वंश माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जो है क्योंकि सुशर्मन की हत्या करके सिमुक इस वंश की स्थापना करता है। तो इसका संस्थापक कौन है बच्चों? संस्थापक, सातवाहन वंश का संस्थापक जो है आपके सिमुक है। ये ध्यान रखिएगा, सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक हैं, जिन्होंने सुशर्मन की हत्या करके जो है मैं बताया था इसकी पहली क्लास में, ये सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। और राजधानी इनकी कहाँ है? राजधानी जो है राजधानी प्रतिष्ठानपुर को बनाते हैं। प्रतिष्ठानपुर को राजधानी बनाते हैं, जिसको पैठण भी कहा जाता है। इसका एक नाम पैठण भी है, ध्यान रखिएगा। तो प्रतिष्ठानपुर को राजधानी बनाते हैं। ये सातवाहन वंश के संस्थापक हैं। और सातवाहन वंश के शासकों को हम सामूहिक रूप से आंध्रभृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से शासन करते थे। इनका प्रमुख क्षेत्र जो है, ध्यान रखिएगा, जो है महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में शासन करते थे। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र इनके साम्राज्य में था, ये ध्यान रखिएगा। और इनको सामूहिक रूप से जो है आंध्रभृत्य कहा जाता है। सातवाहन वंश के शासकों को, सातवाहन वंश के जो है के शासकों को सामूहिक रूप से आंध्रभृत्य कहा जाता है। शासकों को जो है आंध्रभृत्य, ये ध्यान रखिएगा, आपके परीक्षा में बच्चों ये प्रश्न आया हुआ है। आंध्रभृत्य, ये आप ध्यान रखिएगा, आंध्रभृत्य कहा जाता है, कहा जाता है। ये आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये बीपीएससी में प्रश्न आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में, कि किस वंश के शासकों को आंध्रभृत्य कहा जाता है। तो सातवाहन वंश के शासकों को आंध्रभृत्य कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सिमुक किसका संस्थापक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि सातवाहन वंश के शासकों ने जो है सबसे पहले इन्होंने शीशे की मुद्रा चलाया था। ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे की मुद्रा चलाया। शीशे की मुद्रा इन्होंने चलाया कि मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किए थे। सर्वप्रथम प्रचलन किए, ये ध्यान रखिएगा। ये आपसे एक प्रश्न किया जाएगा, इंपॉर्टेंट बात है। शीशे की मुद्रा का सर्वप्रथम इन्होंने प्रचलन किया था। इसके अलावा जो है आप देखेंगे प्राकृत को जो है राजभाषा घोषित किए थे। राजभाषा घोषित किए ये ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न किया जा सकता है, प्राकृत को राजभाषा घोषित किए। और तीसरा प्रश्न ये है, ये ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों को बच्चों जो है सर्वप्रथम भूमिदान करने की प्रथा प्रचलित
प्रचलित। ये ध्यान रखिएगा, किए थे। इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाया और लंबे समय तक शासन किए हैं। प्राकृत को राजभाषा घोषित किए थे। शीशे की मुद्रा, ने सोने चांदी की मुद्रा चलती थी, लेकिन शीशे की भी मुद्रा इन्होंने चलाया है। इसको आपके प्रश्न किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, इतनी बात है। नेक्स्ट बात आपको देखना है बच्चों, जो है नेक्स्ट बात आपको यहां पर देखना है, जो है कि इन्होंने, ये ध्यान रखिएगा, इस वंश के महत्वपूर्ण शासक जो है, ध्यान रखिएगा, जो है महत्वपूर्ण शासक, प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन है? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये इस वंश के प्रथम महत्वपूर्ण शासक है। ये ध्यान रखिएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम महत्वपूर्ण शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। यह इनको अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता था। अद्भुत ब्राह्मण, अद्भुत या एका ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा, इनको अद्भुत ब्राह्मण कहा गया है। बच्चों, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। और ये पराक्रमी शासक थे। इन्होंने जो है सातवाहन वंश का खूब साम्राज्य विस्तार किया। और जो है सातवाहन वंश, ये कहा जाता है कि सातवाहन वंश के शासक बच्चों संभवतः अपने नाम के साथ साथ अपनी माता का भी नाम लिखते थे। जैसे कहा जाता है कि इनके माता का नाम गौतमी था, तो अपने साथ ये सातकर्णी माता का भी नाम गौतमी लिखे। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बिहार पब्लिक सेवा परीक्षा में कि जो है आपके किस वंश के शासक अपने माता के साथ साथ अपने नाम के साथ माता का भी नाम लिखते थे, तो आपके सातवाहन वंश की गौतमी पुत्र सातकर्णी महत्वपूर्ण शासक है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है वैदिक पुनर्जागरण, वैदिक काल को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया था। वैदिक कालीन जो व्यवस्था थी उनको पुनर्स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया था। जो वैदिक काल में पुनर्स्थापन करने का प्रयास किए हैं, वैदिक कालीन व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किए थे। स्थापित करने का प्रयास किए थे बच्चों, प्रयास किए थे। ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण शासक हैं। और जो वैदिक काल में अच्छाइयाँ थी, यह धर्म में समाज में कहीं कोई दोष नहीं था, तो इन्होंने भी जो है वैदिक कालीन व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, इसके आगे हम लोग आप पढ़ेंगे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे हम बताएं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे हम आपको समझाते हैं। आइए, ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो इसके बाद जो शासक आते हैं आपके यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी के शासनकाल में साम्राज्य विस्तार हुआ था। ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है। ये भी महत्वपूर्ण शासक थे। और जो है ये मुद्राओं को भी अत्यधिक जो है जारी करवाए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनकी मुद्राओं पर जो है आपके शंख और त्रिशूल की आकृति बनी होती थी। आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इनके मुद्राओं पर, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इनके मुद्राओं पर शंख तथा त्रिशूल की आकृति बनी होती थी। त्रिशूल के आकृति बनी होती थी। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। और इनको दक्षिणापथेश्वर
कहा जाता था। इनको दक्षिणापथेश्वर कहा जाता था। दक्षिणापथेश्वर कहा जाता था। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जा सकता है। दक्षिणापथेश्वर किसे कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जा सकता है। तो इनको दक्षिणापथेश्वर भी कहा गया है। इस वंश के महत्वपूर्ण शासक आते हैं, ध्यान रखिएगा, यह विद्वान शासक थे। विद्वान शासक जो है हाल थे जिन्होंने, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जिन्होंने जो है प्राकृत भाषा का बढ़ावा देते हुए, क्योंकि इन्होंने प्राकृत भाषा को राजभाषा घोषित किया था, प्राकृत भाषा को बढ़ावा देते हुए इन्होंने गाथा सप्तशती नामक एक पुस्तक लिखा था। ध्यान रखिएगा, जो है विद्वान शासक हाल थे जिन्होंने गाथा सप्तशती नामक पुस्तक प्राकृत भाषा में लिखे थे, प्राकृत भाषा में लिखे थे। इसमें सर्वप्रथम राधा तथा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है। इसका टॉपिक क्या है, किस विषय पर लिखा गया है, ये आपके जो है बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि गाथा सप्तशती का मुख्य विषय क्या, किस टॉपिक पर लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है। प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है। प्रसंगों का वर्णन किया गया है बच्चों, ये आपसे प्रश्न किया जाएगा, किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है और उसका मुख्य विषय क्या है, एक आप अच्छे ढंग से इसको समझिएगा। आपके अध्यापक भर्ती परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, आगे देखें। चलिए, इसके बाद जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है मुख्य रूप से इस वंश का एक तरह से अंतिम शासक कह सकते हैं, यह है पुलवा। इस वंश का जो है ध्यान रखिएगा, इस वंश का अंतिम शासक था जिसके मुद्राओं पर नाव, ध्यान रखिएगा बच्चों, नाव, बोट का नाव की आकृति बनी होती थी। इसे दक्षिणा पथपति कहा गया है। ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके परीक्षा में आता है। पुलरवा इस वंश का अंतिम शासक था और यह इसके मुद्राओं पर नाव की आकृति अंकित होती थी। इसे दक्षिणा पथपति भी कहा जाता है और यह इस वंश के एक तरह से ये अंतिम जो है महत्वपूर्ण शासक माना गया है। धीरे धीरे इस वंश के जो है अंत होने के बाद जो है इसी के सामंत के रूप में गुप्त वंश का उदय हो रहा है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट आप ले लिए।
जो है आपके सातवाहन वंश के बाद जो आता है गुप्त वंश आता है, जो मगध साम्राज्य पर सबसे महत्वपूर्ण वंशों माना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वंश के रूप में गुप्त वंश का हम लोग पढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे गुप्त वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश। ये लगभग जो है बच्चों 250 से लेकर के 550 ईस्वी, यहाँ ईस्वी आ गया, ईस्वी को ध्यान रखिएगा, ईस्वी तक ये गुप्त वंश माना जाता है। और गुप्त वंश जो है प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल जो है स्वर्ण माना गया है। गुप्त काल को प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण, ये ध्यान रखिएगा, यह है गुप्त वंश प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। स्वर्ण युग जो है गुप्त काल था, गुप्त काल था, ये ध्यान रखिएगा। क्यों कहा गया, इतिहासकारों ने इसको स्वर्ण युग कहा गया, गोल्डन टाइम, क्योंकि इस काल में हर क्षेत्रों में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रों में खूब विकास हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गुप्त वंश प्राचीन भारत के इतिहास में इसको स्वर्ण युग माना गया है, इतिहास का स्वर्ण गोल्डन टाइम। और आप देख रहे हैं कि गुप्त वंश के शासक जो है निश्चित रूप से ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे, ये ध्यान रखिएगा। संस्कृत जो है राजभाषा थी, राजभाषा, ये ध्यान रखिएगा। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इनका धर्म क्या था, वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म के अनुयायी, ये ध्यान रखिएगा, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनका राज चिन्ह क्या था, गरुण को ये राज के चिन्ह बनाए थे, राज चिन्ह गरुण था, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, गरुण था। तो एक लाइन में ये आपको बताया गया, इसको जानना है। ये ब्राह्मण थे, संस्कृत राजभाषा थी और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तो इतनी बातें आप क्लियर करिए। अब नेक्स्ट बात आप लोग को जानना है बच्चों कि इनके संस्थापक कौन था, गुप्त वंश के संस्थापक। तो गुप्त वंश के संस्थापक बच्चों जो है आपके श्रीगुप्त, जिनको आदिगुप्त भी कहा गया है, श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक, ये ध्यान रखिएगा। और जो है राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र, ये ध्यान रखिएगा, राजधानी पाटलिपुत्र थी। संस्थापक श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी पुत्र कौन थे, घटोत्कच बच्चों। उत्तराधिकारी जो है पुत्र कौन थे, घटोत्कच थे। और ये दोनों प्रारंभिक शासक बच्चों जो है महाराज की उपाधि धारण किए थे, लेकिन कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि इनकी नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। जो है प्रारंभिक गुप्त शासकों ने जो है क्या किया था, महाराज की उपाधि धारण किया था, महाराज की उपाधि धारण किए थे, लेकिन बच्चों इनकी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं थी, लेकिन जो है उपाधि इनके महाराज की थी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बच्चों आपको थोड़ा सा समझना है, ध्यान रखिएगा, जो है यहाँ पर समझना है, क्या समझना है, देखिएगा। जो है इसमें आपको देख रहे हैं कि जो है एक शासक ये हो गए, जो है संस्थापक श्रीगुप्त हैं, आपने देखा, और इनके उत्तराधिकारी घटोत्कच, ये ध्यान रखिएगा। घटोत्कच के पुत्र जो है चंद्रगुप्त प्रथम थे, जो है
प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे। प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो है प्रथम महत्वपूर्ण शासक जो है थे, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जिससे इनका उत्तराधिकारी पुत्र समुद्रगुप्त पैदा हुआ था। बच्चों आपको बताएं कि चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हैं और समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी जो बाद में आ रहे हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं आते, ये ध्यान रखिएगा। बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने जो है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था, ये ध्यान रखिएगा। स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था। महाराजा धीराज के उपाधि धारण किए थे, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि, बच्चों धीराज की उपाधि धारण किए थे। इसके अलावा एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में, ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से है कि गुप्त संवत का प्रचलन किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही अपने राज्याभिषेक उपलक्ष्य में 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन करवाया था। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। जो है 319 ईस्वी में राज्याभिषेक के अवसर पर गुप्त संवत का प्रचलन करवाए थे। गुप्त संवत का प्रचलन, ये ध्यान रखिएगा, गुप्त संवत का प्रचलन करवाए थे। तो ये बच्चों ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, गुप्त वंश से संबंधित ये प्रश्न आते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आगे आप समझाते हैं। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी पुत्र समुद्रगुप्त। आइए देखिए, तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी पुत्र जो है समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त थे जिनको भारत का नेपोलियन कहा गया है। भारत का नेपोलियन स्मिथ महोदय ने कहा है। ध्यान रखिएगा, स्मिथ महोदय के इतिहासकार हैं, नेपोलियन जो है स्मिथ महोदय ने कहा है। ये पूछा जा सकता है भारत का नेपोलियन किसको कहा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत का नेपोलियन जो है स्मिथ महोदय ने नेपोलियन कहा है। स्मिथ महोदय ने कहा है, ये ध्यान रखिएगा। एक बात की हो गई। दूसरी बात, समुद्रगुप्त जो है आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है बच्चों, जो है इंपॉर्टेंट बात है। समुद्रगुप्त जो है अच्छे कवि तथा कुशल वीणा वादक भी थे। कुशल वीणा वादक, बहुत अच्छा वीणा बजाते थे, कुशल वीणा वादक थे। वीणा वादक थे। अश्वमेघ यज्ञ किए थे साम्राज्य विस्तार करने के लिए। अश्वमेघ यज्ञ किए थे ये साम्राज्य विस्तार करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ भी किए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको समझना है। अश्वमेघ यज्ञ किए थे और जो है इन्होंने ध्यान रखिएगा जो है समकालीन जो है
22 राजाओं को युद्ध में जो है पराजित किए थे, जिसका वर्णन किसने किया है? इनके दरबारी कवि थे। कौन? हरिसेन ने जो है आपके प्रयाग प्रशस्ति में इनके सैन्य विजयों का वर्णन किया है। कितना पराक्रमी शासक थे, ये ध्यान रखिएगा। तो जिसका वर्णन दरबारी कवि हरिसेन ने बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में किया है। प्रयाग प्रशस्ति में किया, ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति जो है आपके हरिसेन की रचना है, संस्कृत में यह लिखी गई है और इसे समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त जो है तत्कालीन जो है आपके दक्षिण भारत के 13 राजाओं को और उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित किया था। 13 जो है दक्षिण भारत के जो राजा थे, जब इसकी अधीनता स्वीकार कर लिए तो उनका साम्राज्य वापस कर दिया, लेकिन उत्तर भारत के 9 राजाओं के क्षेत्र को गुप्त वंश में इसने गुप्त साम्राज्य में शामिल कर दिया था। तो इसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार भी हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्रसाद जो है साम्राज्य विस्तार अत्यधिक करने के लिए ही अश्वमेध यज्ञ भी किया था। ये ध्यान रखिएगा, पराक्रमी शासक था, ये ध्यान रखिएगा। यह है, इस चीज को आपको जानना है। चलिए, समुद्रगुप्त के बाद जो है महत्वपूर्ण शासक जो आ रहे हैं, समुद्रगुप्त के बाद जो है महत्वपूर्ण शासक बच्चों कौन आ रहे हैं? आप ध्यान रखिएगा, जो है के बाद महत्वपूर्ण शासक जो है जो आ रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय आ रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है अपनी नई राजधानी उज्जैन को बनाया। पाटलिपुत्र से नई राजधानी कहाँ आई? उज्जैन आई थे। जो है इन्होंने उज्जैन को, ध्यान रखिएगा बच्चों, उज्जैन को नई राजधानी बनाया था। बनाया, ये ध्यान रखिएगा। और इनके दरबार में बच्चों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए थे। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे जो है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण बच्चों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कालिदास थे। ये ध्यान रखिएगा, कालिदास इन्हीं के दरबार में थे, जिनको क्या कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर तो इंग्लिश साहित्य के थे, यह ब्रिटेन के थे, लेकिन इनको भारत का शेक्सपियर, महत्वपूर्ण कालिदास, यह भारत का शेक्सपियर इनको कहा गया, भारत का शेक्सपियर इनको कहा गया है। कालिदास थे। ये ध्यान रखिएगा, यह और कालिदास को इन्होंने चीन में राजदूत बनाकर भेजा था, यह और यह राजकवि के यह रूप में भी ये कार्य कर रहे थे। तो इसके शासनकाल में निश्चित रूप से विकास हर क्षेत्र में हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त काल का स्वर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, यह कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली
में जो है लौह स्तंभ अंकित करवाया था। लौह स्तंभ अंकित करवाया था, ध्यान रखिएगा, अंकित करवाया था। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है, तो इसलिए आप इसको जानिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लें, तब आगे चलते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे और कालिदास संस्कृत भाषा में अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की थी। मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम जो है, अभिज्ञान शकुंतलम, अनेक पुस्तकों की रचना इन्होंने किया था। ये ध्यान रखिएगा, जो है लौह स्तंभ जो है लगभग ध्यान रखिएगा, लगभग जो है आपके कह सकते हैं 1600 वर्ष से जो है खुले आसमान के नीचे है। आसमान, खुले आसमान के नीचे है, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, ये ध्यान रखिएगा। यह है किस लोहे का है, आज भी ये वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बना हुआ है। कौन सा लोहा है? आप लोहे का टुकड़ा अपने घर के बाहर फेंक दीजिए, 1 महीने के बाद देखिए उस पर जंग लग जाता है। ये कुतुब मीनार के गेट के बाहर है, लोहे का 20-22 फीट जो है ऊंचा खंभा है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, लेकिन काले रंग का पेंट किया गया है और लोग जो जाते हैं उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हाथ स्लिप पड़ जाता है और पकड़ में नहीं आता, खुले आसमान के नीचे। ये ध्यान रखिएगा, तो इसमें जंग तक नहीं लगा है। इसके बारे में जो है चीनी यात्री, जो इसके शासन काल में चीनी यात्री आया था, कौन आया था? फाहियान। चीनी यात्री फाहियान ने वर्णन किया है। फाहियान प्रशंसा करता है चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में कि बहुत अच्छा शासन चलाते थे, हर क्षेत्र में विकास था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यों के, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यों की प्रशंसा करता है, वर्णन किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल गुप्त काल का बच्चों, गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। स्वर्ण युग जो है माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, माना जाता है। सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकास हुआ था। सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकास हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत पराक्रमी शासक थे और खूब विकास हुआ, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था। परम भट्टारक की उपाधि धारण किया। शकों को पराजित करके ये आपसे पूछा जाता है कौन सा गुप्त शासक था जो शकों को पराजित किए थे? यही किए थे। शकों को पराजित करके सकारी की उपाधि, सकारी
की उपाधि, उपाधि धारण किए। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी की मुद्रा रूपक जारी किया था। ये ध्यान रखिएगा, आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा। सर्वप्रथम जो है गुप्त शासकों में सर्वप्रथम इन्होंने चांदी की मुद्रा रूपक का प्रचलन जो है विजय के उपलक्ष्य में कराए थे, उपलक्ष्य में करवाए थे। ये बच्चों आपको जानना है। इनके शासन काल में संस्कृत साहित्य का खूब विकास हुआ। कला के क्षेत्र में अजंता एलोरा की जो गुफाओं में जो चित्र मिलते हैं, इनके जो है किस समय के जो है, जो मरासन राजकुमारी का चित्र दर्शाया गया है गुफा नंबर 16, और जो है आपके गुफा नंबर 17 जो अद्भुत चित्रकारी की गई है गुप्तकालीन है। अजंता और एलोरा में चित्रकारी की गई है, इन्हीं के समय में उपलक्ष्य में करवाए थे। ध्यान रखिएगा, जो है अनेक मंदिरों तथा अजंता में चित्र का जो है निर्माण करवाए थे। ये ध्यान रखिएगा। कला क्षेत्र में और संस्कृत साहित्य का तो खूब विकास हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। यह है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आगे चले, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लें। यह है, आइए, देखिए बच्चों, यह है इनके समय में हर क्षेत्रों में संस्कृत साहित्य का भी अत्यधिक विकास हुआ था। संस्कृत साहित्य, ज्योतिष विज्ञान, गणित आदि के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ था। एक समकालीन जो है आपके आर्यभट्ट जो है, जो पटना के थे, इनके दरबार में तो नहीं रहते थे जो है, लेकिन उन्होंने गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ध्यान रखिएगा, शून्य के बारे में जानकारी दिया, पाई का मान बताया, आर्यभट्ट महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। ये ध्यान रखिएगा, यह है अत्यधिक विकास हुआ था। ठीक है, इनके उत्तराधिकारी कौन थे भाई? कुमारगुप्त प्रथम। बच्चों, कुमारगुप्त प्रथम जो है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुमारगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम थे। ये ध्यान रखिएगा, जिन्होंने जो है अत्यधिक स्वर्ण मुद्रा जारी करवाया था। अत्यधिक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाए थे। अनेक अनुचित करों को माफ कर दिए थे। अनुचित करों को माफ कर दिए थे। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ध्यान रखिएगा बच्चों, कि इन्होंने ही
बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था? ये परीक्षा में कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। जो है माफ कर दिए थे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए थे, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया है, जो प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ये ध्यान रखिएगा। और जो है अत्यधिक मुद्राओं को इन्होंने जारी किया है। अश्वमेध करवाए थे, यज्ञ करवाए थे। ये आपसे पूछा जा सकता है, गुप्त वंश के कौन शासक थे जो अश्वमेध करवाए थे? तो एक समुद्रगुप्त और दूसरा कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त द्वितीय तृतीय भी हुए हैं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए, ये ध्यान रखिएगा। तो अश्वमेध करवाए थे, ये आप देख रहे हैं। इनके उत्तराधिकारी बच्चे जो आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी अस्कंदगुप्त थे बच्चों, अस्कंदगुप्त थे, ये ध्यान रखिएगा। अस्कंदगुप्त थे जिन्होंने क्या किया था? अस्कंदगुप्त थे जिन्होंने हुड़ों के आक्रमण को विफल किया था। ये आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न आ चुका है, और अध्यापक भर्ती परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि हुड़ों के आक्रमण को किसने विफल किया था? ये ध्यान रखिएगा, आक्रमण को विफल किए थे। हुड़ों के आक्रमण को विफल किए थे। इसके अलावा जो है इन्होंने गाजीपुर में सैदपुर भीतरी जो है में स्तंभ लेख अंकित करवाए थे, जिससे इनके उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। सैदपुर भीतरी गाजीपुर में है। गाजीपुर सैदपुर भीतरी के स्तंभ लेख अंकित करवाए थे, जिससे इनके कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जिससे इनके कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है, कार्यों के संबंध में जानकारी मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इनके कार्यों के बारे में जानकारी मिल रही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है कि स्कंदगुप्त के बाद जो है जो गुप्त वंश के शासक आते हैं, ये कोई खास जो है इनका नाम नहीं है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किए। अंतिम महत्वपूर्ण शासक स्कंदगुप्त है, ये ध्यान रखिएगा, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे, ये ध्यान रखिएगा। इनके बाद जो शासक आए हैं, कोई महत्वपूर्ण की उपलब्धि नहीं। भाई इतिहास में जब महत्वपूर्ण कार्य करेंगे तब आपका नाम रोशन होता है, ठीक है। तो जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे इनके उत्तराधिकारी कौन आते हैं। महत्वपूर्ण शासक थे, अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे। इनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त तृतीय, भानुगुप्त तथा
अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त थे, ये ध्यान रखिएगा, अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे, ये ध्यान रखिएगा। और 550 ईस्वी के लगभग उनका समय माना जाता है। अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। ठीक है, आगे देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, भानुगुप्त के जो है सेनापति गोपराज युद्ध स्थल में ध्यान रखिएगा, युद्ध स्थल में मृत्यु को प्राप्त किए थे। इनकी पत्नी गोपराज, इनकी पत्नी यशोमती, उसका नाम था यशोमती सती हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, सती हुई थी, जिसका उल्लेख 510 ईस्वी के बच्चों, 510 ईस्वी के एरण अभिलेख में किया गया है। एरण अभिलेख में किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, एरण अभिलेख जो है बच्चों, सती प्रथा का सबसे प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य है। ये ध्यान रखिए, प्रश्न किया जा सकता है कि भारत में सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कब से मिलता है, तो 510 ईस्वी से। कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है। ध्यान रखिएगा, एरण अभिलेख में किया गया है। यह सती प्रथा प्रचलित होने का सबसे प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य है, प्रमाण है। ये ध्यान रखिए बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात है। विष्णुगुप्त आप जानते होंगे, यह कौटिल्य का भी एक नाम था विष्णुगुप्त, चाणक्य, और विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक भी है। ये ध्यान रखिएगा, यह प्रमाण मिलता है विष्णुगुप्त अंतिम शासक, विष्णुगुप्त के मृत्यु 550 ईस्वी में, विष्णुगुप्त की मृत्यु 550 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद गुप्त वंश का जो है अंत हो गया था। ये ध्यान रखिएगा, अंत हो गया था। तो इसको जो है, इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं, गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत पढ़ते हैं। गुप्त वंश के बाद जो समय आ रहा है उसको गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जिसे वर्धन वंश जो है, पुष्यभूत वंश जिसको कहा जाता है, क्योंकि गुप्त वंश के शासकों ने एक विशाल जो है क्षेत्र पर, जिसे मगध प्रमुख रूप से था, क्षेत्र पर शासन किए थे।
लेकिन इनके अंत होने के बाद जो है क्षेत्रीय राजवंशों ने अपने क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित कर लिया। केवल गुप्त वंश के शासकों ने बड़े पैमाने पर शासन किए और इनका शासनकाल जो है निश्चित रूप से प्राचीन भारत के इतिहास के लिए स्वर्णिम है, क्योंकि इन्होंने हर क्षेत्रों में खूब विकास करवाया था। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में खूब विकास हुआ। तो इन चीज़ों को देखा गया है कि जो है गुप्त वंश निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और परीक्षा गति से भी इससे आपकी परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोलिए। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो है स्कंदगुप्त ने, एक प्रश्न बनता है बच्चों, स्कंदगुप्त ने जो है सुदर्शन झील के निकट, सुदर्शन झील के निकट गिरनार पर्वत पर, ध्यान रखिएगा, सुदर्शन झील के निकट जो है एक विशाल जो है विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। निर्माण करवाया था, क्योंकि गुप्त वंश के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनका प्रमुख धर्म जो है वैष्णव धर्म था, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये निर्माण करवाया है, ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। इसके अतिरिक्त जो है इसके अतिरिक्त जो है आपके देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जबलपुर का नचना कुठार मंदिर, गुप्त काल में बने थे। तो ये बच्चों आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे और इससे परीक्षा में आपके जरूर प्रश्न आएंगे। गुप्त वंश बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टि से। अध्यापक भर्ती परीक्षा में जो है इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आप जो है इसको अच्छे ढंग से तैयार करिए और जो है ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसका लाभ प्राप्त करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू वेरी मच।